लंच ब्रेक में अंबाला की बात करेंगे, जहां पर नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिला है। उससे पहले आपको सीधे चलेंगे योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की भी कवर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम उन्हें देने जा रहे हैं। ये बड़ी योजनाएं इस क्षेत्र में उन लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जो लोग अब तक इन सभी योजनाओं से वंचित थे और एक प्रकार से अव्यवस्थित से और खानाबदोशी उनके जीवन से था। उसको व्यवस्थित बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोग और 1 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के हित के लिए एक नई घोषणा भी आज इस बजट में की गई है और वह है निराश्रित गौआश्रय स्थलों के लिए। आप सब जानते हैं कि लगभग प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक गौवंश हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमने इसके साथ ही एक व्यवस्था और की थी जिसमें मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना थी। इसमें भी 74,000 गोवंश को हम लोगों ने किसान परिवारों को दिया, जिसमें हम 900 रुपये हर गोवंश उस किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सरकार ने तय किया है हर न्याय पंचायत स्तर पर भी एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल होना चाहिए और इस बार बजट में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसको हम स्थानीय एनजीओ के माध्यम से उसको संचालित करने का कार्य करवाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की जो लैंड होगी ये सरकार की होगी और एनजीओ की साथ मदद से हम इसको संचालित करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भी हम इस प्रकार की योजना को संचालित करने का कार्य करेंगे और ये कार्य आगे बढ़ने के साथ ही वाराणसी में गोकुल ग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अंदर भी हर न्याय पंचायत स्तर पर फिर बाद में इस गोकुल ग्राम के रूप में इस तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की एक बृहद कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निराश्रित गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी एक नई कार्य योजना की घोषणा आज यहाँ पर की गई है। खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्ति का एक अभियान प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। तेल को लेकर आज रॉबर्ट वाड्रा साइकिल पर सवार हो गए। साइकिल से चले और तेल पर सरकार को घेरा, लेकिन सवाल यही कि महंगी साइकिल, सूट और पीछे पीछे कार के साथ इस साइकिल यात्रा से क्या हासिल होगा। मौसमी सिंह से उनसे खास बातचीत की। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब जुड़ रहे हैं, जो कुछ इस तरह से आज दफ्तर जा रहे हैं। वाड्रा साहब, यूं तो अमूमन 10-15 मिनट लगते हैं, पर काफी लंबा समय साइकिलिंग करते हुए। मैं अगर आम आदमी के लिए जो उनकी मुश्किलें हैं, अगर मैं उनके लिए बोलूँगा तो मुझे उनके जैसे महसूस करना पड़ेगा कि वो अपने मुकाम के पहुँचने के लिए वो क्या साधन इस्तेमाल करते हैं। आज वो अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल उन्होंने घर पे खड़े कर दिए, कह रहे हैं हम महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बीजेपी पर वाड्रा साहब कहेगी कि कांग्रेस पार्टी के दामाद इतना महंगा सूट बूट पहन के महंगी बाइक में इस तरह से जा रहे हैं, वो गरीबी का क्या टूरिज्म कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रही है। देखिए, वो तो हम हमेशा जो लोग जो बाहर निकलेगा और कॉमन मैन के लिए बात करेगा, आम आदमी के लिए बात करेगा, वो तो बोलेंगे ये गलत है और ये हमारे हित में नहीं है और ऑलमोस्ट कहेंगे कि अगर मैंने ये भी किया है मैं देशद्रोही हूँ। तो एक तरीके से एक स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पे कब तक जाएंगे इसी तरह से साइकिल में? पीछे आपकी लैंड क्रूजर आ रही है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए, मैं फिर बोलूंगा, गाड़ियाँ तो देखिए, मेरे पास जो मेरे को सुरक्षित देखना चाह रहा है, मेरी परिवार चाहेगा कि मैं सुरक्षित रहूं, तो वो जरूर, आप देख रहे हैं कि दिल्ली की ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा है, तो जरूर वो मतलब कि गाड़ियां पीछे होंगी। जो भी है, मेरी एक ही गाड़ी है और मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूं, मैं कोई एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठा हूं। अगर मैं मुश्किलें उनकी समझना चाह रहा हूं तो मैं जरूर बाहर आऊंगा और समझूंगा और महसूस करूंगा कि कितनी मेहनत, कितना पसीना बहा रहा हूं, तभी वही कॉमन मैन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के खास आदमी, उनको बीजेपी के तंज से फर्क नहीं पड़ता है। उनका ये कहना है कि यूं ही वो सड़कों पर निकलेंगे, चाहे वो जो मजदूरों का एक्सोडस हो, उनका पलायन हो, तब भी कोरोना काल में वो बाहर निकले थे और आज वो साइकिल से इसलिए दफ्तर जा रहे हैं क्योंकि वो आम आदमी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। कैमरा पर्सन वकार के साथ मौसमी सिंह, सुखदेव विहार के रास्ते में, दिल्ली आज तक।
मिशन बंगाल पर एक महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज शाम पीएम मोदी हुगली में हुंकार भरेंगे। हुगली कई लिहाज से खास है। एक तो ये बीजेपी का गढ़ है, दूसरा ये औद्योगिक शहर है और बदहाली से इस वक्त गुजर रहा है। ये वो सरकार है जो आपदा में भी, मुसीबत के समय भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोजती रहती है। बंगाल में चुनाव की तारीखों का इंतजार है, पर जंगे मैदान तैयार है। सेनाएं सज चुकी हैं, म्यान से तलवारें भी निकल चुकी हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल विजय का दम भरा है। मोर्चे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी मिशन बंगाल पर एक महीने में तीसरी बार जा रहे हैं। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्मशती समारोह में कोलकाता गए थे। इसके ठीक 16 दिन बाद उन्होंने हल्दिया में चुनावी सभा को संबोधित किया और आज हुगली में चुनावी सभा करेंगे। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। ममता सरकार को घेरने के लिए प्रधानमंत्री ने आज हुगली को चुना है। मंच ऐतिहासिक डनलप ग्राउंड में सजा है। डनलप फैक्ट्री तो 22 साल पहले बंद हो गई, लेकिन ममता सरकार पर हमले के लिए ये बड़ा प्रतीक है। इस वक्त हम लोग हुगली जिले के डनलप फैक्ट्री ग्राउंड में हैं। डनलप फैक्ट्री जो एक समय जिसका भारतवर्ष में नाम हुआ करता था, फिलहाल बंद पड़ी है, लेकिन उसका ये ग्राउंड है और यहीं पर हुगली जिले में प्रधानमंत्री की रैली होने का मतलब भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक पुश देने की योजना है प्रधानमंत्री की चुनाव से पहले, और उसी के फलस्वरूप हुगली जिले की इस जगह को चुना गया है। दूसरी वजह है ये हुगली लोकसभा केंद्र के अंतर्गत आता है इलाका। तो हुगली लोकसभा केंद्र में अगर पिछले लोकसभा का हम रिजल्ट देखें तो बीजेपी को जीत मिली थी। लॉकेट चटर्जी यहां से सांसद बनी थी। तो ऐसे में उस जीत को बरकरार रखने के लिए भी इस जनसभा के लिए इस स्थान को चुना गया है। लोकसभा चुनाव में हुगली बीजेपी के हिस्से में आई थी। लॉकेट चटर्जी यहां से सांसद हैं। बीजेपी विधानसभा में भी यहां से कमाल करने की उम्मीद कर रही है। उस समय यहाँ वामपंथी के सरकार थी और उसके बाद में अभी 10 साल आप देख रहे हैं तृणमूल की सरकार है। और ये जितने बंद कल कारखानाएं हैं और जितने उद्योग हैं, जितनी इंडस्ट्री है, ये सब तो यहाँ से विलुप्त होती जा रही है। कभी हुगली का शुमार बंगाल के औद्योगिक शहरों में होता था, लेकिन लेफ्ट के काल से ही यहाँ उद्योग धंधे बंद होने लगे। हालात ये है कि रोजगार देने वाला ये शहर अब बेरोजगारों का अड्डा बन गया है। बहुत दिन हो गया बंद है सब कुछ। आदमी जो लोग है क्वार्टर में रहता है, सब काम उम नहीं है, सैलरी भी नहीं मिलता है। परिस्थिति बहुत खराब है। दूसरा कोई कंपनी आएगा फिर फैक्ट्री बनाएगा तो जगह का स्थिति अच्छा होगा। तो सारा कुछ डूबा ही हुआ है। आज 20-22 साल से यहाँ पे कोई उद्योग कुछ नहीं है। डनलप बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। डनलप बहुत बड़ी फैक्ट्री थी एक समय में, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट भी नहीं है कुछ भी। हुगली में आज प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे तो ठीक 2 दिन बाद ममता बनर्जी हुगली के इसी डनलप मैदान से पलटवार करेंगी। हुगली से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर यूपी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कल यूपी पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग समेत पीएफआई के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के तार इस संगठन से जुड़े होने के सबूत जुटाए। नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में देश को हिंसा की आग में झोंकने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। साल भर पहले जो शाहीन बाग नागरिकता कानून के विरोध का केंद्र बना हुआ था, दूसरी शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ की छापेमारी से हड़कंप मच गया। यूपी एसटीएफ की टीम शाहीन बाग में सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दफ्तर पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। सीएए एनआरसी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा बढ़ी, उसके पीछे पीएफआई की ही
साजिश मानी जाती है। हाल ही में यूपी एसटीएफ पीएफआई स्टूडेंट विंग के रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट लेकर आई है। रऊफ शरीफ पर हाथरस कांड के बाद हिंसा के साजिश रचने का आरोप है। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर यह भी आरोप है कि हाथरस की घटना के बाद दरअसल हिंसा फैलाने की साजिश थी, जिसमें फंडिंग का भी मामला था और इन तमाम जांच के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भी एनटीसीए के दौरान, जिसमें पीएफआई के रोल की जांच कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, ऐसे में फंडिंग कहां से हुई थी और इन सब मामलों की जांच के लिए मथुरा में जो मामला दर्ज है, सबसे पहले सर्च वारंट लेकर के और यहां पर आज यूपीएसटीएफ की टीम पहुंची थी। 4 दिन पहले भी यूपी पुलिस ने पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए थे। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके पास से हाई एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर, वेपन और महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए हैं और इनके निशाने पे महत्वपूर्ण लोग थे और इनका मुख्य उद्देश्य नए उम्र के लड़कों को ब्रेन वॉश करके उनके द्वारा हिंसा फैलाना, महत्वपूर्ण लोगों की हत्या कराना इत्यादि शामिल है। दिल्ली दंगे समेत हिंसा की कई वारदातों में पीएफआई संगठन का नाम सामने आ चुका है। ऐसे में ये संगठन पहले ही गृह मंत्रालय के रडार पर है। इस बीच यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस इस संगठन के खतरनाक नेटवर्क का खुलासा करने में लगी हुई है, ताकि हिंसा की कोई साजिश कामयाब न हो सके। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बात। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त कोरोना का कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और सीएम ने यहां तक कह दिया है कि लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन की कगार पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि पुणे, नासिक, वाशिम जैसे इलाकों में आंशिक लॉकडाउन है। सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला फिर से लेना पड़ सकता है। स्पाइक में हमें सबसे ज्यादा 7,000 रुग्ण यहाँ पे मिले थे। अभी उससे भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और लोग सुन नहीं रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन हमें लगाना पड़ रहा है। पिछले साल की डरावनी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले की तस्वीर है, जहां दुकानों को बंद रखने और सड़कों को खाली करने का ऐलान किया जा रहा है। वाशिम महाराष्ट्र के उन जिलों में है जहां कोरोना के बढ़ते केस की वजह से आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। अमरावती की इस तस्वीर को देखिए, चौराहों पर सन्नाटा पसरा है, सड़कें सूनी है, दुकानों पर ताला लगा है। अमरावती में आज से 1 मार्च तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। 2 दिन का जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने अनाउंस करने के बाद भी लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। प्रतिबंधक जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे नियम भंग नहीं किए और काउंट यदि कम आया तो फिर हम सोच सकते हैं, नहीं तो फिर इससे कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे जिले में ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अमरावती के साथ जिले के अचलपुर शहर में भी 7 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। 1 मार्च तक इन दोनों शहरों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम और यवतमाल जिलों में 28 फरवरी तक के लिए आंशिक लॉकडाउन रहेगा, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सिर्फ अत्याधिक सेवाएं ही चालू रहेंगी। नासिक और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। पुणे और नासिक में स्कूल्स और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में कई ऐसी स्मॉल सिटीज है, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, नासिक, यहाँ पर केसेस इतने बड़े हैं कि अमरावती में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। नासिक जैसे इलाकों में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। पुणे, मुंबई ये बड़े शहर है, बड़ी आबादी है और अगर
कोविड के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो राज्य प्रशासन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा और कुछ रिस्ट्रिक्शन, और अगर केसेस ज्यादा बढ़े तो पूर्ण तरह से लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। हालात बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उद्धव सरकार ने फौरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। राज्य में आज से सभी सरकारी बैठकों, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम ने सख्त लहजे में लोगों से कहा कि मास्क, 2 गज की दूरी और एहतियात का ध्यान रखें। 1 हफ्ते से 15 दिन हालात की निगरानी की जाएगी, तब लॉकडाउन जैसे सख्त कदम का कोई फैसला लिया जाएगा। मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूँ। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते कहर की एक बानगी देखिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जयंत पाटिल के बाद एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मंत्री छगन भुजबल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक दिन पहले ही कोरोना पर नासिक में बैठक ले रहे थे। ऐसे में उद्धव सरकार की चिंता स्वाभाविक है। पिछले 6 दिनों के आंकड़े देखिए। हर रोज कोरोना केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। 21 फरवरी 6,971, 20 फरवरी 6,281, 19 फरवरी 6,112, 18 फरवरी 5,427, 17 फरवरी 4,787, 16 फरवरी 3,365। साफ तौर पर पुरानी भयावह यादें फिर से ताजा होने लगी हैं। देश में जब कोरोना विस्फोट हुआ था तो महाराष्ट्र सबसे आगे था। एक बार फिर वही खौफनाक यादें दोहराई जा रही हैं। महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि मास्क, 2 गज की दूरी और सफाई में ढिलाई भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। तो सवाल ये कि आखिर अचानक महाराष्ट्र में कोविड केसेस की बाढ़ कैसे आ गई, जबकि देश के तमाम राज्यों में ये महामारी काबू में लगभग आ चुकी है। तो फिर महाराष्ट्र में इसकी नई लहर के पीछे आखिरकार वजह क्या है? तो हम आपको ये बता दें कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है लापरवाही। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह तक ताक पर रखने से ये हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। न सरकार की गाइडलाइंस का असर, न कोरोना का खौफ, बस करनी है अपने मन की। साईं बाबा के शहर शिरडी की ये तस्वीर है। रविवार को भक्तों का मेला जुटा। कई समझदार लोग जहां मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते नजर आए, तो वहीं ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं दिखी जो कोविड प्रोटोकॉल एहतियात की धज्जियां उड़ाते नजर आए। भक्तों की कतार की इस तस्वीर को देखिए। 2 लोगों के बीच 2 गज की दूरी नजर आ रही है क्या? मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ देखिए। इन चेहरों पर मास्क है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए। नाक और मुंह ढकने की इन्होंने जहमत ही नहीं उठाई। भले ही खुद इनकी या शिरडी आए दूसरे लोगों की सेहत इनकी वजह से खतरे में पड़े, जबकि जगह जगह लोगों को जागरूक करने वाले बैनर भी लगाए गए हैं। अब साईं भक्तों की बात भी सुन लीजिए। सबको खतरे का पता है, लेकिन दोष दूसरों पर थोपकर सब आगे निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो इधर मेंटेन करना चाहिए था, क्योंकि इतना महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस है। इधर आपको कुछ करना चाहिए था इधर, पर इधर अभी कुछ है नहीं इतनी भीड़ की वजह से। लॉकडाउन लग जाएगा अगर ऐसा माहौल रहेगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, कोई मास्क नहीं यूज रहेगा, पूरा महाराष्ट्र लॉकडाउन हो जाने की ये कंडीशन हो जाएगी। अब जरा नागपुर के सीताबर्डी बाजार की तस्वीर देखिए। बाजार लोगों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोविड फैलने से पहले की तस्वीर हो। लोग बाजार में ठुसे पड़े हैं। कुछ लोगों ने मास्क पहना है तो कईयों ने इसे उतार रखा है। बाजार में जो शोरूम है वो इस स्थिति के लिए हॉकर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोविड इतना भयंकर फैल रहा है, इसमें प्रशासन ने स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए कि इसको हटा देना चाहिए। एटलीस्ट साल भर के लिए तो भी ये कोविड का जो मैटर चल रहा है तब तक के ये हॉकर्स को हटा देना चाहिए यहाँ से।
हर तरफ लापरवाही जारी है। मुंबई जैसा शहर जो दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, वहाँ भी लापरवाही की कोई इंतहा नहीं, जिस पर बीएमसी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। चेंबूर इलाके में स्थित जिम खाना में पिछले दिनों एक विवाह समारोह में 300 से 400 लोग नजर आए, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत नहीं है। बीएमसी को खबर लगी तो उसने केस भी दर्ज कर लिया। लापरवाही की एक और तस्वीर देखिए। ये बांद्रा के एक पब का वीडियो है। पार्टी धुआंधार जारी है, कोरोना का कोई खौफ है ही नहीं। बीएमसी ने छापेमारी की और मुकदमा दर्ज कर फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक तो होटल के जो ओनर है, उन लोगों ने एक समझना चाहिए कि आपको पैसा चाहिए लेकिन आप भी जीवित रहना चाहिए। ऐसे लोग की भर्ती करेंगे और आप कुछ गलत काम करते रहेंगे। एसओपी दिए, नियमावली दिए, उसका उल्टा काम करते तो उनके होटल सील हो जाएगी। मास्क न पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल न रखने वालों पर नकेल कसने के लिए मुंबई में बीएमसी ने सख्ती शुरू कर दी है। जगह जगह बीएमसी के मार्शल तैनात किए गए हैं और लापरवाही करने वालों पर जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। पहने बिना हम लोग तो छोड़ते नहीं गाड़ी में, और आज बहुत सब ज्यादा करके सब लोग मास्क पहन के ही आ रहे हैं। और उससे पहले जैसा अभी आप बता रहे ना कि मुख्यमंत्री, उसके पहले पैसेंजर इतना केयरलेस करते थे कि कैसा भी ऐसे लगा इधर आके लगाने का, कभी ऐसा छोड़ के जाने का। तो हम लोग सब वो अभी देख के ही करते हैं कि अभी सब बराबर लगाते हैं मास्क, कभी अंदर छोड़ते नहीं तो छोड़ते नहीं हम। 2 दिन पहले मेयर किशोरी पेडनेकर खुद शिवाजी पार्क में लोगों को मास्क बांटती भी नजर आई। कोशिश यही है कि लोग सावधान रहें, कोविड के खतरे से दूर रहें। मास्क न पहनने वाले 13,592 लोगों पर शुक्रवार को जुर्माना लगाया गया है। मास्क न पहनने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कुल मिलाकर सबक यही है, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, नहीं तो लॉकडाउन झेलने के लिए तैयार रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को 8 दिन का समय दिया है। इन 8 दिनों में ये देखा जाएगा कि कोविड के प्रोटोकॉल यानी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाना है या नहीं, इसका फैसला लिया जाएगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन एक सच ये भी है कि 22 राज्यों में रविवार को कोरोना के कोई केस नहीं आए हैं। यहां पर पूरी तरह से रोकथाम लगा ली गई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 5 राज्य इन दिनों चिंता का सबब है, क्योंकि ज्यादा केसेस के पीछे यही 5 राज्य हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देश के कई सूबों में कोरोना को लेकर यही कहावत सच साबित हो रही है। एक तरफ 22 से ज्यादा राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में कोरोना के एक भी नए केस सामने नहीं आए, वहीं 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां कोविड केस में इजाफा दर्ज हुआ है। जिन राज्यों में कोविड केस बढ़े हैं उनमें शामिल है महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 85% ज्यादा नए केस इन्हीं 5 राज्यों में आए हैं। इन राज्यों का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.79% के राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र का वीकली पॉजिटिव रेट 8.10% है। देश में कुल एक्टिव केस में से 74% केस तो सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के हैं। 5 राज्यों के बढ़ते आंकड़े दूसरे सूबों के लिए एक सबक की तरह है कि वो पहले की तरह सावधान रहें। महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से देश भर का सिर दर्द बढ़ गया है। महज इन 5 राज्यों से देश भर के 85% से ज्यादा मामले
सामने आ रहे हैं। और इन तमाम राज्यों में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि देश की राजधानी जैसे महानगरों को लापरवाही ना करने और सतर्क रहने की जरूरत है। जानकार भी यही बता रहे हैं कि केस बढ़ने की बड़ी वजह कोविड को लेकर लोगों की लापरवाह मानसिकता है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने का मुख्य कारण लोगों की कोरोना के प्रति मानसिकता है कि अब कोरोना महामारी का असर खत्म हो गया है। लोगों द्वारा नियमों का सही ढंग से पालन न करना इसकी एक वजह है। केसेस बढ़ने का एक कारण सोशल गैदरिंग भी है। सरकार को रोक लगाने के लिए इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। कोरोना के प्रति इस ढिलाई का काफी नुकसान हो सकता है। जिंदगी चलने का नाम है, लाख आपदा आ जाए, एक सीमा के बाद जिंदगी की रफ्तार जोर पकड़ने लगती है। लेकिन सामना जब कोरोना जैसी आपदा से हो तो रफ्तार के साथ एहतियात भी जरूरी हो जाता है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।